उसके बाद अगर आप देखें ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये जो प्याज है वो 100% बढ़ गया है, टमाटर बढ़ गया है। वो दालें यार, दालें तो रोज़ लोग खाते हैं बेचारे, 60% बढ़ गई हैं पिछले साल से। तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अब और चलें आगे, के चलें, वो तो था ही था, क्योंकि इन्होंने नाअहली की थी और उसकी वजह से ये हुई है, जो अफरात ज़र बढ़ी है, उसकी वजह से रेट्स बढ़ गए हैं। एक्सपोर्ट्स 23% नीचे गिरी है जुलाई के बीच में, 23%। इसका मतलब है 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे, तो 2.2 बिलियन पे आ गई है। इसका मतलब है कि 900 बिलियन जो मिलियन डॉलर जो है वो कम हो गई है इन 3 महीनों में। रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे, 2.5 पे आ गए हैं। और ये कहाँ से पूरा करेंगे? इन्होंने वो छू मंतर तो किया इन्होंने, जून के बीच में जो हमारे मलबा सारा डालने की कोशिश की और ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया। एक क्वार्टर के, एक महीने के अंदर इनका जो है फिस्कल जो करंट अकाउंट और जो ट्रेड डेफिसिट वो 4 बिलियन से बढ़ गया। क्यों? इन्होंने इसलिए किया कि जुलाई में दिखाएंगे इंपोर्ट हमारी कम हो गई, लेकिन अब क्या होगा, अगस्त में क्या होगा, जुलाई। सो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल आने वाली है आपके पास। और अगर आप देखें तो बाकी चीज़ें भी देखें, 300 अरब रुपए का हमने जो है वो डेवलपमेंट खर्च किया था 9 महीनों में। और ये हम कह रहे थे कि 700 होगा, लेकिन 100 हमने कहा था, वो जो हम सब्सिडी दे रहे थे उसके लिए हम छोड़ देते हैं, तो 600 करेंगे। इन्होंने उसमें से भी 200 बिलियन और काट लिया, ये 400 पे आ गए हैं सिर्फ। इनका जो सब्सिडी हम 575 बिलियन हम कर रहे थे, इन्होंने उसका बाद एक क्वार्टर में 954 बिलियन की सब्सिडी दी है। और बजट डेफिसिट जो मैं छोड़ के गया था 2.6 ट्रिलियन, इन्होंने 3 महीनों में 2.7 ट्रिलियन और इन्होंने बजट डेफिसिट किया है। ये हमें कहते हैं कि ये बारूदी सुरंगें छोड़ के गए, इन्होंने क्या किया? इसी तरीके से प्राइमरी डेफिसिट की बड़ी बातें करते हैं, आईएमएफ कहता है कि ये प्राइमरी डेफिसिट इन्होंने कर दिया 447 अरब, हम 9 महीने में कर गए हैं। ये एक क्वार्टर में इन्होंने 1.6 ट्रिलियन किया है। कौन पूछने वाला है? आज क्यों नहीं आईएमएफ इनसे पूछता? हमारे वक्त में तो सिर्फ 2-4 बिलियन इधर उधर तो वो पूछते थे, इनसे क्यों नहीं पूछता? इसलिए कि उनके पीछे कोई माई बाप बैठे हुए हैं जो उधर वाशिंगटन में बैठे हैं, इस वजह से नहीं पूछ रहे वो। और बोरिंग जो है वो तो दुगनी से ज़्यादा हो गई हैं। तो 5 मिनी बजट्स आ गए हैं, क्योंकि एक कल आ गया और एक और आने वाला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो होगी वो 11.5% होगी। और इनका अपना स्टेट बैंक कल कह रहा है कि 20% के से ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जो आपकी जो डेट सर्विसिंग है, जो 3.9 ट्रिलियन कह रहे हैं, ये कम से कम 4 ये मतलब 5.5 से 6 ट्रिलियन पे होगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक मिनी बजट और आने वाला है। तो अब बातें करते थे बहुत देर से, बड़े इनके सारे के सारे लोग करते थे कि जी डेट छोड़ के चले गए हमारे पर, पहाड़ छोड़ के चले गए। हमारा 4 साल के बीच में जो हमने डेट जो किया था वो 18.4 ट्रिलियन। ये तो अभी आप इनके अपने नंबर्स हैं, ये 20 की बात करते हैं, 18.4। 3 महीनों में इन्होंने 9.7 किया, 3 महीनों में 10 ट्रिलियन के करीब किया इन्होंने। इसी लिहाज से ये अगर गए तो पूरे साल के बीच में ये 20 ट्रिलियन जो है कम से कम करेंगे। तो ये तो इनकी कहानी है। अब डिफॉल्ट कि जी हमने डिफॉल्ट बचा दिया, क्या डिफॉल्ट बचा दिया? एक बात होती है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। दुनिया कहती है डिफॉल्ट कितना, क्या चांसेस हैं। मार्च में 4% थे, जुलाई में 50%, अभी भी 28%। तो हमने तो डिफॉल्ट नहीं करवाया भाई, डिफॉल्ट तो आप करवा रहे थे। मूडीज, S&P, फिच, सारों ने आपको डाउनग्रेड कर दिया। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, रिजर्व जो है 13.8 से 11.4 छोड़ के गए थे, 2.3 वो रोल ओवर होना था चाइना का, वो कर लें। 13.7 से ये 7.8 पे आया, $6 बिलियन के रिजर्व खा गए हैं। मैं चाहूँगा कि इस वक्त आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पे और जो इनकी लोड शेडिंग है उसके ऊपर अगर आप कुछ तबसरा कर सकें। देखें, जिस तरह मईशत के अंदर शौकत तरीन साहब ने बताया कि तमाम इशारिये जो हैं वो डाउनग्रेड हुए हैं और एक तबाही का आलम है इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, तो हमारी तवानाई का शोबा भी इनकी नालायकी और नकम्मेपन से महफूज नहीं रहा। पहले तो आप पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें देख लें,
30 से 40% आलमी मंडी में कीमतें नीचे आ गई और 1.5 माह से ऊपर हो गया नीचे आए। पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जून के महीने में जितना तेल चाहिए था उससे तकरीबन 70% ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया महंगे दामों पे। अब रिफाइनरियाँ लेटर लिख रही हैं, अटक रिफाइनरी लेटर लिख रही है कि हमारे पास इतना तेल हो गया महंगे दामों लिया हुआ कि हम बंद होने को फिर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि महंगे दामों ज़्यादा तेल लिया और ज़रूरत से ज़्यादा लिया, तो अब आपका अब जब कीमतें नीचे चली गई हैं तो आपकी इन्वेंट्री फुल पड़ी हुई है महंगे दामों के ऊपर। दूसरी इन्होंने जो हरकत की कि ये जो तेल जब आ रहा था महंगे दामों, तो 248 रुपये पे एलसीआर रिटायर की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, यानी जो कर मार्केट रेट था एक्सचेंज रेट उससे भी 8 रुपये ज़्यादा। तो जाहिर है कि आलमी मंडी में कीमतें जितनी भी नीचे चली जाएं, जब आप इतनी नाअहली दिखाएंगे तो कीमतें तो ऊपर जाएंगी। फिर आप बिजली में देख लें, पिछले साल, अब ये जुलाई का महीना पीक सीजन होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड होता है आपका बिजली का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से इस साल, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जुलाई में 10% बिजली की कम पैदावार की इन्होंने पीक सीजन के अंदर। हालांकि इस साल बिजली पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा है। एक 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट हम अप्रैल के अंदर कमीशन करके गए थे, वो भी चल रहा है। अगर वो ना चल रहा होता तो 20% कम थी बिजली। तो 10% बिजली की पैदावार भी इन्होंने कम की। अपने दौर में 2013 से 18 में वो जो महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए थे, वो प्लांट आज बंद पड़े हैं इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड एलएनजी के, क्योंकि अगर वो चलाएं तो बड़ी महंगी बिजली बनती है। उनके कई 100 अरब रुपए सालाना बंद प्लांट्स के पैसे दिए जा रहे हैं। जो कम कैपेसिटी पे प्लांट्स चल रहे हैं उसका किराया दिया जा रहा है बिजली घरों का। और ये नालायकी, गलत प्लानिंग, गलत मनसूबाबंदी, नकम्मापन, इसका कौन आज खमियाजा भुगत रहा है? आम आवाम खमियाजा इसका भुगत रही है। महंगाई अरूज पे जा रही है, माशी तरक्की की रफ्तार नीचे आ जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन की बातें हो रही हैं। हमारे दौर में सीपीआई, दो तरह से आप महंगाई मेजर करते हैं, एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और एक कोर प्राइस इंडेक्स जो होती है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 17% से 42% पे चली गई है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 12% से 24.5% पे खड़ी है इनके अपने आदादो शुमार के मुताबिक। और ये जनाब निकले थे महंगाई मार्च करने। अब ज़रा बिजली के बिलों पे देख लेते हैं। अगले महीने जो बिल आना है उस पर 10 रुपये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लग के आनी है आप सबको, 1 यूनिट के पीछे इजाफी। और ये कहते थे हम 12 रुपये का, मिफ्ता साहब कहते थे हम 12 रुपये का यूनिट करेंगे, बिजली के सारे मसले हल हो जाएंगे। इस वक्त कराची में 50 रुपया फी यूनिट बिजली चली गई है टैक्सेस मिला के, और बाकी जो कौम है वो खुद बाहर निकल रही है। आपके सामने है कि इस वक्त बिजली का जो अजाब है, बिजली है ही नहीं, आती नहीं है, और जब आती है तो महंगी तरीन है। मेरा ख्याल है इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं हो सकती माशी फ्रंट के ऊपर। जहाँ पे हम सियासत में बात कर रहे हैं शहरी हकूक़ के ज़ब्त होने की और इंसानी हकूक़ के और आज़ादी राय की, हमें ये नहीं भूलना चाहिए किसी भी वक्त के जो इस मुल्क का माशी कत्ल किया गया है पिछले 4 माह के अंदर, उसका भी इन्होंने हिसाब देना। मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा आपके ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो हमें शहरों में तो हमें अंदाज़ा नहीं उस तरह, लेकिन ज़राअत के साथ सैलाब का हुआ है। सैलाब इस वक्त सिंध में, हमारी काटन जो है बड़ी अच्छी फसल होती है, सिंध में तकरीबन 90% काटन ख़राब हो गई है। सिंध में 90% काटन तबाह हो गई है। वजह उसकी ये बनी कि 1987 में हमें वर्ल्ड बैंक ने एक कर्ज़ा दिया, तो लेफ़्ट बैंक ड्रेन हमने बनाई जो खैरपुर से शुरू होती है और समुद्र में पानी सारे सिंध का लेके जाती है। उस ड्रेन को माशाल्लाह हमने आबाद कर लिया, उसमें ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए। वो 2 एकड़ चौड़ी ड्रेन है, काफ़ी गहरी है, वो ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए, लिहाजा उसको बंद कर दिया गया, आबाद कर दी गई। सिंध का जब भी बारिश आती है, पिछली इस बार 4 तकरीबन जब से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई है, 4 बार ऐसा हो चुका है कि सिंध में लेफ़्ट बैंक ड्रेन बार बार बंद होने की वजह से, उसकी कटाई ना होने की वजह से, जिस तरह अर्बन फ्लड आता है कराची में कि नाले साफ़ नहीं होते, ये मेन नाला था जो पूरे सिंध को जो बचाता था, समुद्र तक पानी लेके जाता था, बदीन तक, वो जब बंद हुआ है तो सारे का सारा सिंध में इस वक्त तकरीबन यू कैन से कोई 4 लाख एकड़ की राइस और 13 लाख एकड़ काटन ये तबाह हो गई है।
और तकरीबन इस वक्त तकरीबन 15 लाख लोग बेघर हुए वहाँ पे। इस वक्त 4-4 फुट 3-3 फुट पानी आम सिंध में खड़ा है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस साल की हम बात करें, दालों की बात हो रही थी, दालें काश्त नहीं हो सकी, वजह ज़मीनें दोबारा पानी निकल नहीं रहा, दालें काश्त नहीं। इस साल दालें पाकिस्तान में फर्दर महंगी होने का इम्कान है। ये जो टमाटर की बात हो रही है या इसकी प्याज की बात हो रही है, वो भी ये कि आजकल एक तकरीबन ये अगस्त में काश्त होती थी, आजकल प्याज आ जाता था, वो काश्त नहीं हुई, आगे जाकर फर्दर इसका डेफिसिट आ जाएगा। जितनी भी रबी की आगे क्रॉप्स थी वो काश्त नहीं हो पा रही, और खरीफ थी वो खरीफ सारी तबाह हो गई। मैं समझता हूँ कि जो हमारे दौर में पिछले साल 6.4 बिलियन डॉलर की हमने एक्सपोर्ट की थी, ज़राअत की या फूड की हमने 6 और टारगेट था 4.8 बिलियन डॉलर के मुकाबले में हमने 6.4 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट की। और जो पहले हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे 10 बिलियन डॉलर से, वो हमने कम करके तकरीबन 8 बिलियन डॉलर पे इंपोर्ट की। हमने इंपोर्ट कम की, एक्सपोर्ट हमने ज़्यादा की, और हमने ज़राअत में बड़े सालों बाद 4.4% ग्रोथ की और आगे बढ़ रही थी। मैं समझता हूँ कि यहाँ इस वक्त दो जगह पे आप सैलाब ज़्यादा देखते हैं। एक आपको बलूचिस्तान में सैलाब ज़्यादा नज़र आता है, दूसरा आपको सैलाब नज़र आता है सिंध में ज़्यादा नज़र आता है, तीसरा आपको राजनपुर में नज़र आता है। उसकी बुनियादी वजह जो बनी, हमने तकरीबन यू कैन से एक बजट दिया तकरीबन यू कैन से 3,000 छोटे डैम का। बलूचिस्तान में 3,000 छोटे डैम का बजट दिया, वो प्रॉपर बने नहीं, वो सारे के सारे रुड़ गए, और उसके साथ ही बलूचिस्तान भी रुड़ गया। और सिंध में भी ये हुआ कि सिंध में नारा कैनाल पे 3 डैम बनाए गए, तीनों बह गए। पीछे आप कह लें कि किंजर झील के पास 3 डैम बनाए गए, वो तीनों के बह गए। लिहाजा जितना डैमों पे पैसा था पैसे खा गए, और उनकी वजह से सैलाब ज़्यादा बढ़ के पहले पानी इकट्ठा हुआ, फिर आगे चला गया। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लिहाजा हमें फूड शार्टेज का एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। और फिर जो इसमें हुआ है खाद हम जो 8,000 रुपये की DAP की बोरी छोड़ के गए थे, इस वक्त है 15,000 रुपये की बोरी। जो हम छोड़ के गए थे 6,000 रुपये की पोटाश की बोरी, वो इस वक्त 16,000 रुपये की बोरी है। पोटाश और फास्फोरस के बगैर कंसेप्ट नहीं है कि पैदावार हो। दाना जो बनता है, ये फल जो बनता है, फास्फोरस से बनता है। उसकी 37% उसकी यूजेज कम हुआ है, खपत कम हुई है। अगर 37% यूजेज कम हुआ, तो इस हिसाब से अगर यूजेज कम होता है या खपत कम होती है, तो अंदाज़ा ये है कि इससे पाकिस्तान में 5 मिलियन टन गंदम कम पैदा हो सकती है। 5 मिलियन टन मीन $3 बिलियन। काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा खतरात हैं। इन्होंने ना सिर्फ ये कि बाकी चीज़ें तबाह की हैं, ज़राअत को भी तबाह कर दिया। अच्छा जी, ये अपना मुजम्मिल साहब, आप ज़रा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा। जो शौकत साहब ने, हमाद अज़हर साहब ने और जमशेद साहब ने बात की, पाकिस्तान इस वक्त जो है, जिसे कहते हैं इकनॉमिक कर्फ्यू या इकनॉमिक लॉकडाउन की सिचुएशन में आ चुका हुआ है। मईशत पूरी बंद हो चुकी हुई है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो गाड़ियों की सेल है जुलाई में, वो 52% से गिरी। सीमेंट की सेल, जिसमें मतलब एक मज़दूर, एक आम आदमी काम करता है, 48% से गिरी। पेट्रोल की सेल 26% से गिरी। और जो है बिजली की, जैसे हमाद साहब ने बताया कि 10% से बिजली की प्रोडक्शन गिरी। हालांकि इस वक्त डैम भरे हुए सारा, अगर ये डैम की बिजली ना बनती तो ये तो पता नहीं और भी नंबर ख़राब आ जाता। इसके अलावा जो ये हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान के 75 साल तारीखी हर चीज़ का बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जब ये 2018 में थे तो $19 अरब पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट इन्होंने किया था, वो आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। इन्होंने सिर्फ आखिरी 3 महीने में 4% बजट खसारा किया। रुपए की कदर 55 रुपए तक गिरी एक टाइम पे। अभी ये 15-20 रुपए नीचे लाए आर्टिफिशली, मसनूई तौर पे, कि ये कतर से पैसे आ रहे हैं, IMF से पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का सिर्फ 7,500 अरब रुपए कर्जा बढ़ा। जून के महीने में, एक महीने में 3,100 अरब रुपए कर्जा लिया, जो PTI की हुकूमत पूरे साल में नहीं लेती थी। फिर इसके बाद जो शरह सूद है, 1998 का रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई का रिकॉर्ड, जैसे इन्होंने बताया सारों ने, 42%। एक्चुअली 1973 में पाकिस्तान में जो है 37% सबसे ज़्यादा महंगाई हुई थी। यानी कि ये 1973 का भी और 1947 का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक्सचेंज रेट का बताया। फिर जो है जो इसके अलावा इन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जा 3 महीने में पाकिस्तान की तारीख में लिया। 11% पाकिस्तान का जो है इन्होंने कर्जा लिया। फिर आखिर में जो है ये जो टैक्स की बात कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें, ये जो जुलाई के महीने में सिर्फ 10% से टैक्स बढ़ा।
हालांकि रुपए की कदर जो है 35% से गिरी। तो तमाम बदतरीन रिकॉर्ड जो है मिफ्ता इस्माइल साहब और इम्पोर्टेड हुकूमत एक्सचेंज रेट का भी जरा बता दें। एक एक मिनट एक्सचेंज रेट का जरा बता दें, दोबारा जो शुरू हो गया काम। एक्सचेंज रेट जो है ये 210-12 रुपए तक लेके गए थे। कल जो है मार्केट में जो बगैर अंगूठे वाला रेट, जिसमें मतलब आप ऐसे ही जाके ले लें, 226 रुपए का, और अंगूठे वाला जिसमें मिलते नहीं $1,500 से ज़्यादा, 219-220 रुपए, और इंटर बैंक को 215 रखा हुआ। और वो क्यों रखा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान की तमाम दरामदात बंद कर दी है, किसी को एलसी नहीं खोलने दे रहे, किसी को कुछ नहीं करने दे रहे। तो ये एक वजह। आप सम अप कर दें। जी देखें, बुनियादी तौर पे जो हमारे सामने तस्वीर आ रही है वो ये कि जहाँ पे सियासत को तो एक तरफ रखे ना, वो तो हमें पता है कि वो बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है सियासी मैदान में, लेकिन माशी मैदान भी को मुख्तलिफ नहीं है। और ये ऐसे नहीं है कि ये कोई ऐसे दुनिया के अंदर मामलात हो रहे हैं जिसकी वजह से है। ये प्योरली आप एक्सचेंज रेट को देखें, जिस तरह तवानाई के साथ डील किया गया, जिस तरह मईशत के साथ डील किया गया, जिस तरह बजट पेश किया गया, जिस तरह फ़ैसला साजी की गई, जिस तरह IMF को डील किया गया, ये प्योरली हुकूमत की नाअहली और नकम्मेपन की वजह से आज मुल्क में महंगाई भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और जिस तरह मुजम्मिल साहब ने बताया कि हम इकनॉमिक कंट्रैक्शन पे जा रहे हैं, सीमेंट 48% उसकी सेल गिर गई है, $800 मिलियन आपकी एक्सपोर्ट गिर गई है। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कि ऐसे होएगा। ये हम 6% पे माशी तरक्की छोड़ के गए थे, और दूर दूर तक किसी ऐसे जिस तरह का आज बहरान आया हुआ है इसका कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं था। उस वक़्त की भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, IMF की अपनी रिपोर्ट्स भी आखिरी मौजूद हैं हमारे दौर की। तो मैं समझता हूँ कि हम सियासी मैदान में ज़रूर उलझे हुए हैं, और इस मुल्क के की हकीकी आज़ादी और शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जंग ज़रूर लड़ रही है, लेकिन ये ना समझें कि हम मईशत को भूल गए। हम इस वक्त जो पाकिस्तान में माशी कत्ल हो रहा है, जो महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है, जिस तरह बिजली के बिलों का इस वक्त अजाब गिर रहा है लोगों के ऊपर, और बेरोज़गारी आ रही है आगे सामने, हमें नज़र आ रहा है एक बहुत बड़ा रिसेशन। इसकी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नवीद नहीं मिलती। और जो शख्स ये कहता है कि जी मैंने तो डिफ़ॉल्ट से बचाया, मैंने ये कर दिया, वो झूठ बोलता है। इस नहज पे मुल्क को लाने वाले ये लोग हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो आजकल इन्होंने मामलात शुरू किए हैं, जो सियासी अदम इस्तेकाम आएगा, इससे मज़ीद माशी अदम इस्तेकाम की तरफ हम जा रहे हैं। जी आप सवाल पूछें। इस वक्त जिस किस्म का डेडलॉक सियासी महाज पर पैदा हो चुका है, तो ये सारी बातें ब्रॉडर पिक्चर में सियासी डेडलॉक का सामना है जो इस मुल्क में हो रहा है। इमरान अपनी जगह से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं कि फ्रेश इलेक्शन के अलावा कोई बात नहीं हो रही। PDM की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है हमने टाइम हमने पूरा करना, उनके जो भी सरपरस्त है वो कह रहे हैं टाइम हमने पूरा करना। ऐसी सूरत में क्या इस वक्त PTI जो पॉपुलर तरीन पार्टी है, उसे इन इशूज़ पर जिसे आप एड्रेस कर रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन छोड़ के इन इशू पर सड़कों में आना नहीं चाहिए इस वक्त? क्योंकि बेसिकली अगर गरीब आदमी की इकोनॉमी ही ख़त्म हो गई तो कौन सी सियासत, कौन सी बातें, एक तो इस पर एड्रेस करें कि ये इसमें कोई रास्ता मौजूद है, कोई कंसेंसस होने का। और दूसरा, गवर्नमेंट के अंदर भी एक चल रहा है डिफरेंस। कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ता इस्माइल इकोनॉमी को गिरा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि साहबदार पीछे से ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं जिसकी वजह इकोनॉमी का ये हाल होता है। असल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? देखिए जी, पहली बात तो जो आपने की, एक बात है कि इमरान खान साहब ने दो टोक कहा है कि इस वक्त जो इस सारे मसले का हल है वो यही है कि हम फ्रेश मैंडेट ले लें अपने अवाम से, और वो सही है। लेकिन उस पर उन्होंने ये भी कहा है, उस पर डायलॉग हो सकता है बैठ के। ये जो हमारा मकसद है इसको पूरा करने के लिए अगर डायलॉग करना चाहते हैं वो उसमें वो बिल्कुल तैयार हैं कि बैठ के कि कैसे ये किया जाएगा। लेकिन इसका मसला जो का हल जो है वो एक ही है कि इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी को ख़त्म करना है। और आपको मालूम है कि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। ये ख़ुद ये मुफ्ता साहब कह रहे हैं, ख़ुद ये प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये। तो अगर ये आपने पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी ख़त्म करनी है तो बैठ के इसके ऊपर कोई बात होनी चाहिए ना कि कैसे ख़त्म होगी। उसका एक ही, हमारे ख्याल में एक ही हल है, इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट है। इसके पहले उसमें इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। जब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो उसमें सारे के सारे लोग जो आप बात कर रहे हैं कि लोग बैठ के ताउन करें, मेरे से भी ये बात की गई थी। तो मैंने कहा जी आप बिल्कुल इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ
हम सारे मिल के बैठ के इसके हल निकालेंगे जो चीज़ें हैं ग्राउंड के ऊपर। बाकी जो है मिफ्ता जो है इस्माइल अगर वो है या डार साहब हैं, ये इनका अंदर का मामला है। ये सिर्फ 2 नहीं है, ये तो 13 पार्टीज़ हैं, ये तो बाकी पार्टीज़ भी बीच में हैं, वो भी अपना अपना हिस्सा डालती हैं इसमें। तो जब 13 पार्टीज़ बैठेंगी, 13 जो लोगों की अपनी राय होगी, तो इनके अंदर ही जो है वो आपको जो आपको इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है वो नहीं है, तो मुल्क में कैसे एक किस्म से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो सीधी सीधी बात है, इलेक्शन उसके ऊपर अगर ये मुशावरत करना चाहते हैं, अपना फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं खान साहब के बिहाफ पे कि बैठ के बात करके कि कैसे इसको, लेकिन हल एक ही है और वो है नए इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट। अच्छा, मैं आपको एक ये ज़रा बात बताऊं कि जब ये कहते हैं ना हमसे बातचीत करो, तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि हम गैर जमहूरी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे मुसल्लत रहें, हमारी नालायक तरीन माशी टीम्स जो हैं वो इस तरह की खच्चें मारती रहें और आप हमें सवाल ना करें। ये बातचीत का मतलब है। हम बातचीत का मतलब क्या तस्वर कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे आवाम को ये इख्तियार दिया जाए कि वो इस मुल्क के हुक्मरानों को चुने। ये चाहते नहीं है कि आम इंतखाबात की तरफ मामला जाए, इसलिए नहीं कि इनको पता नहीं है कि ये हाल है, इन्हें भी पता है कि फ़ौरन सेंटिमेंट बदल जाएगा मार्केट के अंदर और फ़ौरन सर्टेनिटी वापस आ जाएगी अगर आवाम है, इसलिए क्योंकि इनकी इजारादरी जो ये मुसल्लत हुए हैं ख़त्म हो जाएगी और इन्हें पता है कि अगर बात आवाम तक चली गई तो आवाम तो हमें जूते मारने को फिर रही है, उन्होंने हमें हुक्मरान थोड़ी बनाना है। अच्छा अशोक जी। सर, आप पाकिस्तान के उन चंद एक सीजनल टेक्नोक्रेट्स में से हैं जो मुख्तलिफ अदवार जिन्होंने देखे हैं। पाकिस्तान का मसला इस वक्त सियासी और वैशी है, आप बेहतर समझते हैं। अगर आपके नातवा कंधों पर ये बोझ आता है बतौर निगरान वज़ीर आज़म, किसी इदारे की जानिब से नाम आता है, तो आप इसे कबूल करेंगे या इमरान खान से मंजूरी लेंगे? मैं तो पीटीआई का एक फुट सोल्जर हूँ, तो मैंने तो इमरान खान से बात करनी है। पहले तो मेरे ख्याल में वो अच्छा आइडिया नहीं होगा कि मुझे बना दिया जाए, क्योंकि मैं एक पीटीआई का रुकन हूँ और एक मजबूत रुकन हूँ, और बहुत लोग हैं जिनको लेकिन जो आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि मैं निगरान हुकूमत जो होगी उसको ज़रूर हेल्प करूँगा, उनके साथ बैठ के जो भी हमें करना पड़ा इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए हम अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन पहला कदम है कि आप एक जो है इंटरम जो है गवर्नमेंट लाएं जो क्रेडिबल हो। हम तैयार हैं, मैंने पहले भी इदारों को कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा शौकत सलीम साहब, ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाए, जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगी, आप लोग एक जगह बैठ कर फैसला नहीं करेंगे, तब तक इन हालात में अगर इलेक्शन हो भी जाता है, क्या पीटीआई या नून लीग या कोई और जमात इन इलेक्शन के नतीजे मानेगी? देखें जी, पहली बात तो जो है कि ये आए ही ऐसे थे, जो हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया, पहली बात तो ये। लेकिन अभी भी हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम बैठ के उन रिफॉर्म्स के बारे में बात कर सकते हैं और उनको उसके ऊपर हम एग्रीमेंट कर सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमने किस तरीके से ये इलेक्शन करवाने हैं, वो हम कर सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। वो तो कई दफ़ा हम लोग पार्टी में हम कह चुके हैं इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने जिस तरह कहा क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्रेडिबल का मतलब है कि सारी पार्टी जो हैं उस, और कई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के बीच में जिसके ऊपर सारी पार्टीज का एतमाद है, लेके आए, हम सारे मिलके इसको सॉल्व कर लेंगे। शौकत साहब और हमाद अज़हर साहब, आप दोनों से ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप दोनों ने अभी ये बात की है कि इमरान साहब बातचीत करने के लिए तैयार है ताकि मुल्क को जो क्राइसिस है, हमने कहा है सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात के इनेकाद पे बातचीत करने हैं, लोगों के पास लोगों से फ्रेश मैंडेट लेने के लिए। बिल्कुल, जरा वाज़ेह रहें। शहबाज शरीफ साहब बार बार एक बात करते हैं निसाब के मईशत, तो अगर इस निसाब के मईशत के हवाले से कोई बात आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आ रहा? नहीं सर, नहीं, मैं तो आप उसको छोड़ें, मैं आपका जवाब देता हूँ उसको। मैं पहला आदमी था 2010 में जब मैं निकला हुकूमत से और मैंने अंदर के हालात देखे, तो मैंने कहा यहाँ चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। ये मैंने नारा, ये तो अब नारा लगा रहे हैं ना, मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैंने अभी ये भी कहा, जब लोगों ने मुझे कहा कि आप मिसाक मईशत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने एक कहा बात की, मैंने कहा मुझे घर से बाहर निकाल दिया आपने, और अंदर से बैठ के मेरे से पूछ रहे हैं घर को कैसे चलाना है। तशद्दुद करके नहीं, अब जैसे निकाल दिया, मैं बाहर बैठा हूँ,
आप अंदर से मुझे कह रहे हैं यार इस घर को कैसे चलाना है। अरे भाई हम कह रहे हैं बिल्कुल मिसाक मईशत होगी, आप इंटरम गवर्नमेंट लेके आ जाएं, वो तो पॉलिटिकल नहीं होगी ना, तो सारे मिल के बैठ के मिसाक मईशत पे भी बात कर लेंगे। बातचीत होती है आईनी कानूनी जमहूरी हुकूमत के साथ, मुसल्लत हुकूमत के साथ बैरूनी कुव्वत की साजिश से आए जो बदतरीन शहरी और इंसानी हकूक़ की, और आप सहाफ़ियों को जिस तरह वो ट्रीट कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं होती, उनका एहतसाब होता है। नंबर एक ये। नंबर दो ये कि आप इस वक्त जो मर्जी कर लें, जिस नहज पे मुल्क खड़ा है, जब तक आप आम इंतखाबात करा के सियासी इस्तेकाम इस मुल्क में नहीं लाएंगे, माशी इस्तेकाम निगरान हुकूमत के लिए आप कोई नाम तजवीज़ कर दें ताकि सामने आ जाए कोई नाम, हमें तो आप नजर आते हैं, आपको वो नजर आता है। नहीं देखिए मैं तो आपको बता दिया ना कि जी मेरा लीडर जो है इमरान खान है, ठीक है जी। जब ये मुशावरत होगी कि निगरान जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो वो खान साहब से मुशावरत करेंगे और वो नाम दे देंगे। हम खान साहब को नाम देंगे और वो आगे नाम दे देंगे। इस वक्त उसको पब्लिकली हमने ऐसे डिस्कस करना जो है प्रीमेच्योर है। वादे कर दूं कि ये जो इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इससे सरमायाकारी तो दूर की बात, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैसा भेजते थे, $492 मिलियन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रोशन डिजिटल में, वो भी जो है लोगों ने निकाल लिया है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनसे जो मैंडेट छीना गया है ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो भी अब पैसा निकाल रहे हैं, $500 मिलियन निकाल दिया। अच्छा सर, ये तो बताइएगा कि इन हालात में, नाजुक हालात में, न्यूट्रल ने कोई राब्ता किया कोई बैकडोर चैनल से या किसी और जराए से, या कोई ऑप्शन मौजूद है? नहीं, जब मेरे साथ तो हमारे साथ तो नहीं किया, लेकिन अभी हम क्रश नहीं हुए, अभी हम पूरे क्रश नहीं हुए, पहले हमें क्रश करके फिर रब्ता करेंगे। नहीं जी, अभी मेरे साथ तो एक दफ़ा ही किया था, जो मैंने आपको भी बता दिया और पहले भी बता दिया, मेरे साथ तो किसी ने कुछ नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि उनको इन हालात का इदराक नहीं है? बिल्कुल। देखें जी, मेरे ख्याल में तो वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि आप लोग मुलाकात के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, डायलॉग होना चाहिए, जबकि खान साहब बारहा अपनी हर तकरीर में, हर जलसे में कहते हैं कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, इनके साथ बैठ गया तो इसका मतलब मैंने इनकी करप्शन को एक्सेप्ट कर दिया। तो कहाँ पे जाके फिर आप और किन को दावत दे रहे हैं डायलॉग के? हम किसी को दावत नहीं दे रहे, हम सिर्फ एक पॉइंट पे बैठेंगे साथ, और वो है आम इंतखाबात का इनेकाद और उसकी तारीख तय करें हमारे साथ बैठ के। मैंने आपको बताया ये माशी टीम सारी बैठी है ना, इस मुल्क में माशी इस्तेकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, और वो आम इंतखाबात उसका रास्ता है। नंबर दो, जितनी देर तक ये नालायक टीम बैठी है, मैंने इन सब की नालायकियाँ आपको गिनवाई हैं ना, अभी बच्चे को समझ आ गई होगी कि क्या इन्होंने गलत फैसले किए हैं। आप इनके साथ हमें छोड़ के किसी अरस्तू को बिठा दें मिसाक, इनसे नहीं चलना काम, ये नहीं चल सकेंगे। अच्छा, इसमें छोटी सी एक मिनट मैं छोटी सी बात इसमें करना चाह रहा हूँ। देखिए, करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। जिस तरह बात हुई 42% महंगाई की बात हो गई, तो बिजली कम पैदा हुई। जनवरी में 22 लाख टन यूज़ हो रहा था डीजल और पेट्रोल, अब हो रहा है 14,40,000। मतलब ये जब इतनी आपका इनपुट कम होगा तो इकानमी कंट्रैक्शन की तरफ जा रही है। ये हमारे साथ बैठेंगे और उसके बाद मीडिया पे चला देंगे कि हमने मिलके बनाया था, उसका ये रिज़ल्ट है। बेसिकली गवाही हमारी डलवा के, अंगूठा हमारा लगवा के तो खाते में हमारे में डाल देंगे। इतनी नालायक गवर्नमेंट के साथ बैठ के या इतनी नालायक मुआशी टीम के साथ बैठ के आपने बेसिकली इस बुरी का परफॉर्मेंस का हिस्सा बनना है। लेकिन सर देखें, एंड ऑफ द डे भाई, आखिरी में जो हमाद ने कहा है, जिससे मैंने भी पहले कहा है कि हमारा जो है, ये फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि हमारा जो वो बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं, इसका हल एक ही है और वो है फ्रेश इलेक्शन। उसके फ्रेश इलेक्शंस के बीच में उन्होंने कहा है कि ये अगर बैठ के हमारे साथ बात करना चाहते हैं, इसको कैसा इसका इनकाद कर सकते हैं और क्या उसमें चेंजेस वगैरह ला सकते हैं, तो वो हम करने को तैयार हैं। लेकिन मकसद एक ही है, फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट, ताकि पॉलिटिकल, और उसका वजह है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म करनी है हमने। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सिर्फ इसी वजह से ख़त्म होगी। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट, जो हुकूमत है वो इरादा रखती है, और राणा सनावला के बयान भी आपने सुने हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो आपका प्लान क्या होगा? क्या इमरान खान को गिरफ्तार होने देंगे आप? प्लान हमारा और अवाम का एक ही होगा, वो आपको नज़र आ जाएगा सड़कों पे। बहुत शुक्रिया।